तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 170 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि जैसे ही शाओयान और उसके पूरे ग्रुप ने मिलकर उस बैनशेंग पपेट के सिर पर हमला किया था तो उसका सिर तुरंत ही धूल में तब्दील हो गया था। उसके अंदर से पेल फ्लैश और हड्डियां बाहर की तरफ फूट पड़ी। हेड ब्लास्ट होने के बाद वो बैनशेंग पपेट धीरे धीरे हवा में हाथ उठाए स्टिफ हो गया। तभी उसके टूटे हुए गले से एक अजीब सी एनर्जी रिपल फैली और फिर अचानक से गायब हो गई। जैसे ही वो रिपल गायब हुई उसकी बॉडी उम्रदराज होती चली गई, इतना तेज कि नंगी आंखों से साफ दिख रहा था। और आखिर में वो पपेट पूरा डस्ट में बदल गया, हवा में बिखर गया। इस पल में शाओयान के चारों तरफ गोल्डन लाइट सर्ज हुआ। उसकी जायंट फॉर्म सिकुड़ते पलक झपकते ही नॉर्मल साइज में लौट आई। उसने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और साइड की ओर नजर डाली। सिर्फ शाओयान और सुनर को छोड़कर बाकी सभी लोग घायल हो चुके थे। यहाँ तक कि पाफुगु चिंगयांग भी पपेट से क्लैश करते हुए एक पाम स्ट्राइक खा चुका था। अगर उसकी डोची इतनी पावरफुल नहीं होती तो वो शायद गंभीर रूप से जख्मी हो जाता। शाओयान ने धीरे से सांस खींचते हुए कहा, यह चीज बहुत मुश्किल थी संभालना। फिर उसने अपनी उंगली फ्लिक की और उसके स्टोरेज रिंग से असंख्य मेडिसिनल पिल्स बाहर निकल आए। वो पिल्स हर किसी के सामने रुककर सीधे उनके मुंह में चले गए। गहरी आवाज में शाओयान बोला, सब लोग थोड़ी देर आराम करो, मैं गार्ड करता हूँ। किसी ने भी विरोध नहीं किया। सबने पिल्स निगली और तुरंत बैठकर अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चले गए। उन्हें अपनी डोची को पीक कंडीशन में बनाए रखना था, क्योंकि ये जगह खतरों से भरी हुई थी और सिर्फ पीक स्टेट में रहकर ही वो अपनी जान बचा सकते थे। इसी बीच शनर शाओयान के पास आई। उसकी प्रिटी आंखें दूर चल रहे बैटल ग्राउंड्स पर टिक गई और उसने धीरे से पूछा, शाओयान जी, क्या हमें इंटरवीन करना चाहिए? दूसरे बैटल ग्राउंड्स की हालत उतनी स्मूथ नहीं थी। हनयू के ग्रुप का एक हॉल ऑफ सोल्स एक्सपर्ट तो पपेट के हाथों मारा भी गया। उसका दिल सीधे क्रश्ड हो गया, लेकिन फिर भी वो ग्रुप काफी स्ट्रॉन्ग था और पपेट को सप्रेस कर रहा था। जीत बस टाइम की बात थी। उधर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को भी इंजरीज और कुछ डेथ्स झेलनी पड़ी, लेकिन वो एक्सेप्टेबल लिमिट में थी। उन्होंने भी अपने पपेट की स्पीड रोक दी थी। लेकिन आखिरी दो बैटल ग्राउंड्स तो सच में बहुत मिजरेबल थे। चार ग्रुप्स जान बचाने के लिए ऑल आउट स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी स्ट्रेंथ इंप्रेसिव थी, लेकिन कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं। नतीजा, कुछ डोजुन एक्सपर्ट्स वहीं मारे गए। शाओयान ने ठंडी नजरों से देखा और धीरे से सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना ख्याल रखना चाहिए। बैनशेंग पपेट्स खत्म होने के बाद यही लोग कभी भी पीछे से स्नीक अटैक कर सकते हैं। दयालु बनने का ये समय नहीं है। सुनेर ने सिर हिलाया। वो समझ गई कि शाओयान सही कह रहा है। अगर अभी मदद कर दी तो बाद में यही लोग उनकी पीठ में छुरा घोंप सकते थे। फिर शाओयान की नजर गई उस जगह पर बोधिसत्व एंशिएंट ट्री। हजारों फीट ऊपर से उसकी बॉडी से सर्कुलर लाइट रेज फैल रही थी, जिनमें बेहद शॉकिंग लाइफ फोर्स भरी हुई थी। शाओयान के मन में विचार आया, ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रेंज है। ये बैनशेंग पपेट्स कभी असली बैनशेंग एक्सपर्ट्स थे, लेकिन ये एंशिएंट ट्री उनकी भी मौत का कारण बन गया और उन्हें पपेट बना दिया। असली परेशानी पपेट नहीं, बल्कि ये एंशिएंट ट्री खुद है। कौन जानता है इसके अंदर कितने अजीब ट्रिक्स छिपे हैं। शाओयान ने मन ही मन ठान लिया, इस बार हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ट्रेजर हासिल करने से पहले जान भी जा सकती है। इतना सोच ही रहा था कि अचानक दूर से गहरी आवाज मुड़कर देखा। हनयू अपने एंसेस्टर पपेट का सिर एक ही पंच से फूट चुका था। वो एक्सप्रेशनलेस चेहरे से गहरी सांस लेता है, फिर शाओयान की तरफ देखता है और तभी उसके चेहरे पर एक वार्म फ्रेंडली स्माइल आ जाती है। शाओयान हल्की कोल्ड स्माइल करता है। फेस चेंजिंग एक्ट धीरे धीरे बाकी ग्रुप्स ने भी अपने पपेट्स खत्म कर दिए। ज्यूफेंग के हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ने 3 एल्डर्स की कुर्बानी देकर पपेट को मारा। बाकी फ्रेगमेंटेड ग्रुप्स ने भी भारी नुकसान उठाकर पपेट से छुटकारा पाया। आखिरकार जब सभी बैनशेंग पपेट्स डस्ट में बदल चुके थे, शाओयान का ग्रुप जो कुछ देर से रेस्ट कर रहा था आंखें खोलता है। मेडिसिनल पिल्स की वजह से उनकी ऑरा लगभग पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। अब शाओयान ने गंभीर आवाज में कहा, आगे की ट्रायल्स और भी ज्यादा डेंजरस होंगी। जिनकी स्ट्रेंथ अभी 6th स्टार डोजुन तक नहीं पहुंची है वो यहीं रुक जाए। फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स ने यनरन को पीछे रहने का सुझाव दिया ताकि कम से कम शाओयान और यूनियन ट्रेजर के लिए आगे बढ़ सके। आखिरकार शाओयान खड़ा हुआ। उसकी नजरें फिर से गई उस विशाल बोधिसत्व एंशिएंट ट्री पर। उसके दिल में साफ था, असली बोधिसत्व हार्ट इसी ट्री के अंदर छिपा है। वो धीरे से बोला, लेट्स गो। शाओयान आगे बढ़ा। उसके पीछे शुनेर और बाकी ग्रुप सोलम फेसेस के साथ फॉलो करने लगे। हनयू और ज्यूफेंग ने भी ये देखा और तुरंत अपने ग्रुप्स को लेकर ट्री की तरफ बढ़ गए। फ्रेगमेंटेड ग्रुप्स भी चाहे जितने घायल थे दांत भींच कर उठे और उनकी तरफ दौड़े। सबको मालूम था ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री ही अल्टीमेट ट्रेजर है, लेकिन वो ट्री उतना ही टेरिफाइंग और अननोन था। जैसे ही सब ट्री के नीचे पहुंचे, अचानक ट्री की बॉडी से हजारों फीट ऊपर से एक तेज लाइट पिलर निकला और वो सीधे शाओयान के ग्रुप को
रैप कर गया। सब शॉक्ड रह गए। वो अपनी डोची चलाना चाहते थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनकी पूरी एनर्जी गायब हो चुकी थी। वो पिलर अचानक से टूट गया और बिजली की स्पीड से वापस ट्री में समा गया। शाओयान और उसका पूरा ग्रुप वहीं से गायब हो गया। नालन रन उस जगह को घूरती रह गई और उसका चेहरा अचानक पूरी तरह से सफेद पड़ गया। एक तेज व्हाइट ग्लो शाओयान की नजरों को ढक लेता है। वो अचानक खुद को एक वर्ल्ड ऑफ व्हाइट लाइट में पाता है, जहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। उसकी यादें भी धीरे धीरे क्याओटिक होने लगी। शाओयान ने भौहें चढ़ाई और खुद से बुदबुदाया, What happened? अचानक उसकी नजर कुछ दूरी पर एक सर्कुलर लाइट रिंग पर पड़ी। कुछ पल हेजिटेट करने के बाद वो आगे बढ़ा और उसमें कदम रख दिया। कदम रखना तो बस एक पल का काम था, लेकिन शाओयान को महसूस हुआ जैसे डेकेड्स गुजर गए हों। फिर उसकी आंखों के सामने दुनिया बदल गई। अब वहाँ हरे भरे ग्रासी प्लेन्स थे। वो थोड़ा घबरा कर बोला, ये तो वेस्टलैंड एंशिएंट रीजन है। उसे एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हो रही थी, जैसे वो इस जगह को पहले देख चुका हो। शाओयान हवा में खड़ा था और चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। पूरा प्लेन खाली था, सिर्फ लोनलीनेस फैली हुई। लेकिन तभी एक अर्थ शेकिंग दहाड़ गूंजी। दूर होराइजन से एक ब्लड कलर्ड बीस्ट टाइड उमड़ पड़ा, जैसे पूरा आकाश लाल हो गया हो। पलक झपकते ही हजारों खूंखार बीस्ट्स शाओयान से बस कुछ 100 मीटर दूर पहुंच गए। शाओयान ने ठंडी नजरों से देखा और अपना हाथ उठाया। तभी एक indescribable frightening energy fluctuation फैला। उस रेडियस के भीतर आने वाले सभी बीस्ट्स, चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, उसी वक्त डस्ट में बदल गए। शाओयान खुद भी हैरान रह गया। उसने अपने हाथ को देखा और बुदबुदाया, ये ताकत दोशेंग की ताकत है। उसकी आंखों में वाइल्ड जॉय चमकने लगा। सालों से वो इसी स्ट्रेंथ का पीछा कर रहा था। क्या अब वो सच में इसका मालिक बन चुका है? लेकिन उसी पल एक और वायलेंट बीस्ट टाइड उस पर टूट पड़ा। शाओयान ने अजीब सी हंसी निकाली। उसने हाथ दबाया और 100,000 फुट लॉन्ग पाम प्रिंट जमीन पर उतरा। उस पाम से निकली टेरिफाइंग रिपल हर दिशा में फैल गई और जो भी बीस्ट उसे छूता बिना चीख पुकार के डस्ट में बदल जाता। पूरा प्लेन खाली हो गया। ये स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग थी कि किसी का भी दिल डर से कांप जाए। शाओयान ने आकाश की तरफ पागलों जैसी हंसी निकाली। उन क्लैन, अब मैं तुम सबको पूरी तरह मिटा दूंगा। उसकी लाफ्टर गड़गड़ाहट बनकर गूंजी। इसी दौरान आकाश डिस्टोर्ट हुआ और कुछ फिगर्स बाहर गिरे, मिजरेबल हालत में। शाओयान ने तुरंत पहचान लिया, हन्यू। उसकी आंखें लाल चमकी और उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। हन्यू चीख पड़ा, क्विक रन, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। शाओयान के एक मूव से स्पेस ही कोलैप्स हो गया। एक बैंग के साथ वो सब लोग ब्लैक होल में खिंचकर पल भर में ब्लडी फ्लैश बन गए। शाओयान ने ठंडी मुस्कान के साथ वो फ्लैश एक तरफ फेंक दिया। अब वो हवा में कदम रखता है और बाहर निकलने लगता है। उसके चारों तरफ 10,000 फीट रेडियस में जितने भी बीस्ट्स आते, वो सब उसकी प्रेशर से ब्लड और फ्लैश में बदल जाते। शाओयान की स्पीड इतनी तेज थी कि 10 मिनट से कम में ही वो पूरा एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन पार कर गया। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लड रेड हो चुकी थी, लेकिन उसे खुद इसका एहसास तक नहीं था। उसके चेहरे पर सिर्फ एक अजीब डरावनी स्माइल थी। अचानक वो एक पहाड़ पर उतरा और दूर एक टाउन की तरफ देखा, वेस्टलैंड टाउन। उसके डिस्टॉर्टेड फेस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आई, जैसे उसे लगा कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी उसके स्टोरेज रिंग से एक ठंडी हवा बाहर निकली। वो उसके हाथ से होते हुए सीधे दिमाग में गई। शाओयान का शरीर कांप उठा। उसकी chaotic मेमोरीज और आंखों की ब्लड रेड ग्लो सब धीरे धीरे गायब होने लगे। आखिरकार उसकी आंखें नॉर्मल हुई। वो ठंडी नजरों से बोला, जैसा सोचा था, बोधिसत्व एंशिएंट ट्री वाकई में इल्यूजन क्रिएट करता है और जो इसमें फंसता है बाहर नहीं निकल पाता। उसने हाथ खोला और उसके अंदर एक जेड ग्रीन बोधिसत्व सीड चमक रही थी। उसी सीड की वजह से वो बच पाया, वरना वो भी उन बेंशिंग पपेट्स की तरह अपनी सोल खोकर वॉकिंग कॉर्प्स बन गया होता। जैसे ही सीड प्रकट हुआ, पूरी दुनिया बैंग की आवाज से टूट गई, जैसे शैटर्ड मिरर। शाओयान ने आंखें खोली और पाया कि वो अब एक अलग स्पेस में है। चारों तरफ जेड ग्रीन ग्लो और सामने खड़ा था एक छोटा सा लेकिन बेहद प्राचीन बोधिसत्व एंशिएंट ट्री। उससे निकलती लाइफ फोर्स इतनी शॉकिंग थी कि हवा भी भारी लग रही थी। शाओयान ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, तो ये इल्यूजन का मास्टरमाइंड तू है। तभी ट्री कांपने लगा और उसके भीतर से लाइट क्लस्टर्स निकले। उनमें इमेजेस थी, सुनर, हन्यू, जुफेंग, सब लोग अपने अपने इल्यूजन में ट्रैप थे। शाओयान ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आखिर तू चाहता क्या है? उसके शरीर से हेवनली फ्लेम भड़क उठा। लेकिन तभी ट्री ने एक और लाइट क्लस्टर भेजा। इसमें एक सीन था, एक 100,000 फुट टॉल बोधिसत्व एंशिएंट ट्री और उसके सामने हवा में खड़ा एक ब्लैक क्लोथ्ड इंसान। उस इंसान से निकलती ऑरा इतनी सुप्रीम थी कि उसके सामने वो विशाल ट्री भी छोटा लग रहा था। शाओयान की आंखें फैल गई। उसकी सोल कांप उठी और उसने हकलाते हुए कहा, दो दी, वही अस्तित्व जो सिर्फ एंशिएंट लेजेंड्स में मौजूद था। शाओयान की आंखों के सामने का लाइट क्लस्टर अचानक बदल गया। वो ब्लैक क्लोथ्ड फिगर उस 100,000 फुट टॉल बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के सामने खड़ा था। अगले ही पल उसने ट्री पर हमला शुरू कर दिया। ट्री भी चुप नहीं रहा। उसकी हर हिलती शाखा से मॉन्स्ट्रस एनर्जी वेव्स निकलने लगी। एनर्जी इतनी टेरिफाइंग थी कि पूरा आसमान चटक कर गिरने लगा। दूर खड़ा शाओयान ये सब देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी रह गई। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री
ट्री ने कभी किसी एलीट डोडी के साथ बैटल लड़ा था। क्लस्टर ऑफ लाइट के अंदर वो काला फिगर अचानक तेजी से मूव करता है और फिर रुक जाता है। उसी समय बाहर से आने वाली एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स उस पर इतनी जोर से टकराती है कि उसका पूरा शरीर और उसके आसपास की स्पेस तक स्मिथरीन्स यानी टुकड़ों टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाती है। शाओयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने अपनी आंखों से देखा वो ब्लैक फिगर पूरी तरह मिट चुका है। असल में ये सडन अटैक एक दूसरे एलीट डोडी ने अनलीश किया था, जो ताकत में ब्लैक क्लोथ डोडी से बिल्कुल भी कम नहीं था। और जब बोधिसत्व एंशिएंट ट्री और वो मिस्टीरियस डोडी दोनों ने मिलकर वार किया तो ब्लैक क्लोथ डोडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। शाओयान की आंखों का कोना फड़कने लगा। टू डोडी लेजेंड में जिनके नाम आते हैं, ऐसे दो एक्सपर्ट्स को उसने खुद देखा। भले ही वो सिर्फ इमेज ही थे, लेकिन उनकी ऑरा ने शाओयान की सोल को तक हिला दिया। सीन यहाँ खत्म नहीं होता। लाइट क्लस्टर के अंदर अचानक ट्रेसेस ऑफ ब्लैक एयर उभर आते हैं। ये ब्लैक एयर सीधे बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की तरफ चार्ज करता है और उसमें समा जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है, उस ट्री से निकलने वाली रिफ्रेशिंग ऑरा अचानक ऑब्स्क्योर और चिलिंग हो जाती है। शाओयान ये चेंज देखकर चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में वही वेस्टलैंड एंशिएंट रीजन वाली यादें ताजा हो जाती है। हाँ, ये वही फीलिंग है। लाइट क्लस्टर धीरे धीरे डिम होता है और अचानक इनविजिबल मैटर बनकर शाओयान के सिर में बिजली की तरह प्रवेश कर जाता है। फिर वो मैटर अनयूजुअल इंफॉर्मेशन में बदल जाता है और फैल जाता है। शाओयान अपनी आंखें बंद करता है और उस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करता है। काफी देर बाद जब वो आंखें खोलता है, उसके एक्सप्रेशन में समझदारी और कॉम्प्रहेंशन साफ दिखती है। अब उसे नॉलेज मिल चुका था। ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री कितने समय से एग्जिस्ट कर रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन ये प्री हिस्टोरिक एरा से मौजूद है। शाओयान को हैरानी इस बात की हुई कि इतने सालों तक जिंदा रहने के बाद भी इस ट्री ने अपनी खुद की इंटेलिजेंस डेवलप नहीं की। शायद बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट करने की वजह से इसकी इंटेलिजेंस अधूरी रह गई। मतलब ये ट्री पूरी तरह इंटेलिजेंट नहीं है। ये सिर्फ बेसिक स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट से काम करता है, जैसे सेल्फ डिफेंस या रिटेलिएशन। क्लस्टर ऑफ लाइट से आए इमेजेस दरअसल एक बहुत पुराने युग के थे। कभी एक सीरियसली इंजर्ड एलीट डोडी ने फोर्सफुली इस ट्री स्पिरिट को निकालने और खुद को हील करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वो खुद मर गया, अपने ओपोनेंट और इसी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री दोनों के हाथों। हालांकि ब्लैक क्लोथ्ड डोडी की डेथ के बाद भी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री ने भारी डैमेज सहा। क्लस्टर में उसकी हाइट 100,000 फुट थी, लेकिन आज वो घटकर सिर्फ 10,000 फुट रह गई। और सबसे शॉकिंग बात, वो डोडी पूरी तरह एलिमिनेट नहीं हुआ था। उसकी नेगेटिव इमोशंस उसके मरने से ठीक पहले बोधिसत्व एंशिएंट ट्री में समा गई और धीरे धीरे काउंटलेस सालों तक ये नेगेटिव इमोशंस उस ट्री की स्पिरिट को धीरे धीरे इविल और डार्क बनाती चली गई। इसलिए वो इल्यूजन्स बनते थे और अनगिनत एक्सपर्ट्स उन इल्यूजन्स में खोकर नष्ट हो गए। अगर शाओयान के बोधिसत्व सीड की फेमिलियर ऑरा ने उस ट्री की गहरी स्पिरिट को जगाया न होता तो शाओयान यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर दो अलग अलग स्पिरिट्स हैं। एक उसकी ओरिजिनल स्पिरिट और दूसरी वो जो ब्लैक क्लोथ्ड डोडी की नेगेटिव इमोशंस से बनी है, और वो स्पिरिट पूरी तरह इविल है। शाओयान ने ट्री की ओर देखा और सोचा, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं उस इविल स्पिरिट को एक्सपेल करने में। ट्री अचानक जोर से स्वे करने लगता है, जैसे हाँ कह रहा हो। शाओयान थोड़ी देर स्पीचलेस रहा और बोला, तुम मुझ पर ज्यादा भरोसा कर रहे हो। वो इमोशंस किसी एलीट डोडी की लेगेसी है, मैं उन्हें कैसे हटा सकता हूँ? मेरी स्ट्रेंथ अभी तो बस 9th स्टार डोजून क्लास तक पहुंची है। अगर वो इमोशंस मेरी तरफ आकर्षित हो गए तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन तभी क्लस्टर ऑफ लाइट फिर से उभरता है और उसमें से एक फ्लेम और एक बोधिसत्व सीड प्रकट होता है। वो फ्लेम उस सीड को रिफाइन करता है और रिफ्रेशिंग ऑरा बनाता है जो एंशिएंट ट्री के शरीर में समा जाता है। इसके साथ ही ट्री के अंदर फैली हुई डार्क चिल थोड़ी कम हो जाती है। शाओयान चौंकता है। यूज द बोधिसत्व सीड टू एक्सपेल नेगेटिव इमोशंस। उसने सीड को देखा और पूछा, क्या ये इम्प्योर बोधिसत्व सीड सच में मदद कर सकता है? ट्री ने फिर स्वे किया और अपने अंदर से कई ग्रीन लाइट्स छोड़ी। वो शाओयान के सामने आकर रुकती है और जैसे ही वो लाइट वीक होती है, शाओयान स्टन्ड रह जाता है। ये सब बोधिसत्व सीड्स थे और उनकी प्योरिटी उसके हाथ में मौजूद सीड से कहीं ज्यादा थी। शाओयान ने गिनती की, कुल 24 सीड्स थे। उसके मुंह का कोना फड़कने लगा। बोधिसत्व सीड शायद बोधिसत्व हार्ट जितना रेयर न हो, लेकिन फिर भी डोशेंग तक एडवांस होने के चांसेस को कई गुना बढ़ा देता है। इतने हाई क्वालिटी सीड्स, शाओयान तक को टेम्पटेशन हो रही थी कि इन्हें उठा के भाग जाए, लेकिन उसने अपने आप को रोका क्योंकि वो जानता था ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री अगर अपनी इंस्टिंक्टिव एबिलिटीज का इस्तेमाल करे तो उसे 100 बार मार सकता है। शाओयान ने कहा, सीड्स का यूं इस्तेमाल करना बहुत वेस्टफुल है। उसका दिल सचमुच दुख रहा था। हेवनली फ्लेम से इन्हें रिफाइन करना होगा, लेकिन ट्री फिर स्वे करता है जैसे उसे अर्ज कर रहा हो। शाओयान ने बिटर लाफ दी और सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली फैलाई और उसके पाम पर पर्पल ब्राउन हेवनली
हेवनली फ्लेम लहराने लगा। उसने एक बोधिसत्व सीड उठाया और फ्लेम में डाल दिया। रिफाइनिंग आसान नहीं था। सीड के अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि हेवनली फ्लेम के लिए भी मुश्किल हो रहा था। करीब 1 घंटा लगा, तब जाकर सीड क्रिस्टल क्लियर लिक्विड में बदल गया। फिर आधे घंटे बाद वो लिक्विड एक एमरल्ड ग्रीन रिफ्रेशिंग एयर में बदल गया। ये विस्प ऑफ रिफ्रेशिंग एयर फ्लेम से बाहर निकलकर एंशिएंट ट्री में समा गया और जैसे ही वो अंदर गया, ट्री का शरीर जोर जोर से ट्रेम्बल करने लगा और बहुत फेंट ब्लैक वेपर धीरे से बाहर निकलकर गायब हो गया। शाओयान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका शरीर थक चुका था। उसने कहा, I can't continue, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। ट्री ने यह सुना और तुरंत स्वे किया। उसने अपनी बॉडी से एक ग्रीन लाइट क्लस्टर छोड़ा जो धीरे धीरे एक एंशिएंट फ्यूटन में बदल गया। फिर ट्री ने शाओयान को अपनी ब्रांच से उठाया और उस फ्यूटन पर बैठा दिया। जैसे ही शाओयान फ्यूटन पर बैठा, अचानक फ्लड की तरह प्योरेस्ट एनर्जी शाओयान के बॉडी में ऐसे फ्लड की तरह पोर हो रही थी कि उसके शरीर से क्रैकलिंग साउंड्स निकलने लगे। इस क्रेजी एनर्जी इनफ्लो के बीच शाओयान ने क्लियरली महसूस किया कि उसका एग्जॉस्टेड डोची पूरी तरह रिकवर हो गया है, बल्कि उसका डोची पहले से भी ज्यादा डेंस महसूस हो रहा था। शाओयान ने अपनी सांस रोकते हुए सोचा, क्या फ्राइटनिंग बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है। ये ट्री की एनर्जी इतनी प्योर थी कि उसे एब्जॉर्ब करने के लिए रिफाइन करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा तुरंत डोची में बदल रही थी। यानी ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री एक इनएग्जॉस्टेबल डोची फाउंटेन था। जब तक ये ट्री पास है, डोची एग्जॉस्ट होने का कोई चांस नहीं। लेकिन असली डरावनी चीज ये नहीं थी। इस एंशिएंट ट्री में एक ऑब्सक्योर एक्सपेंशनिस्ट एबिलिटी भी थी। नॉर्मली शाओयान के बॉडी की डो स्टोरेज कैपेसिटी फिक्स थी, लेकिन इस ट्री की एनर्जी धीरे धीरे उस फिक्स्ड कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही थी। इसका मतलब शाओयान की स्टोरेज एक्सपेंड हो रही थी रिकवरी के साथ साथ, और अगर ये कैपेसिटी बढ़ती रही तो जो डोशेंग बॉटलनेक है, यानी वो विशाल स्ट्रीम जिसे क्रॉस करके डोशेंग के लिए ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, वो बॉटलनेक धीरे धीरे गायब हो जाएगा। एंशिएंट ट्री फिर स्वे हुआ। उसकी ब्रांचेस से आवाज आई जैसे शाओयान को अर्ज कर रही हो, जारी रखो, सीड्स रिफाइन करो। शाओयान ने दिल में खुद को हौसला दिया और हेवनली फ्लेम रिलीज कर दी। उसने एक और बोधिसत्व सीड आग में फेंक दी। अब उसे डोची खर्च करने में कोई हेजिटेशन नहीं थी, क्योंकि हर बार एग्जॉस्शन के बाद ट्री खुद रिप्लेनिश कर देता और बोनस में प्योर रिवॉर्ड भी देता। टेम्पटिंग बेनिफिट्स के सामने रिफाइनमेंट की टायर्डनेस अब बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट थी। शाओयान का पूरा बॉडी ड्राइव से भर चुका था। उसकी पाम एक कोल्ड्रन की तरह चमकी। फिर हेवनली फ्लेम से फ्राइटनिंगली हाई टेम्परेचर निकला और उसका ची शॉकिंग स्पीड से बर्न होने लगा। लेकिन शाओयान निश्चिंत था, क्योंकि उसके पास था बोधिसत्व एंशिएंट ट्री, उसका एंडलेस डोची फाउंटेन। एक बोधिसत्व सीड रिफाइन होते ही विस्प ऑफ रिफ्रेशिंग एयर में बदल गया। वो हवा उठकर सीधे एमरल्ड ग्रीन ट्री में समा गई। उसी समय एक टेंड्रिल ऑफ ब्लैक वेपर गायब हो गया। ट्री ने खुश होकर ब्रांचेस स्वे किए। उसकी जॉय क्लियरली महसूस हो रही थी। प्योर एनर्जी शाओयान के अंदर फ्लड की तरह बढ़ती चली गई। थका हुआ फिर से रीइन्विगोरेटेड हो गया। कंटिन्यू, उसके बॉडी में पहले से भी स्ट्रॉन्गर भर चुका था। अब ट्री के एनकरेज करने से पहले ही उसने अगला सीड उठा लिया और रिफाइनमेंट शुरू कर दिया। ग्रीन ऑरा से भरी इस जगह में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पहला बैच सीड्स का वो रिफाइन कर चुका था, लेकिन उन सीड्स ने ट्री के सारे नेगेटिव इमोशंस कंप्लीटली रिमूव नहीं किए थे। इसलिए शाओयान काम रहा जब ट्री ने डजन्स ऑफ बोधिसत्व सीड्स और रिवील कर दिए। अब तक इतने ज्यादा सीड्स रिफाइन करके जो रेयर ट्रेजर्स किसी आउटसाइडर को पागल कर दे, वो शाओयान के लिए बस रूटीन बन गए थे। इन समरी शाओयान नम हो चुका था, लेकिन गेन्स बहुत बड़े थे। उसकी डोची कैपेसिटी और स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। अब उसका रिफाइनमेंट रूटीन बन चुका था। सीड उठाना, फ्लेम में रिफाइन करना, रिफ्रेशिंग एयर ट्री में अब्सॉर्ब होना, फिर अगला सीड उठाना। ये साइकिल बिना रुके चलता रहा। कितना टाइम बीता कोई नहीं जानता। आखिरकार शाओयान ने हाथ बढ़ाया तो खाली हवा में ग्रास्प किया। तब उसे एहसास हुआ सारे सीड्स रिफाइन हो चुके थे। वो ट्री की तरफ देखने लगा और देखा एक आखिरी ब्लैक वेपर ट्री से निकली और धीरे धीरे गायब हो गई। ट्री से सडन बजिंग साउंड उठा। उसकी पूरी एमरल्ड बॉडी से ग्रीन लाइट फूटी और पूरे स्पेस की लाइफ फोर्स और डेंस हो गई। क्या नेगेटिव इमोशंस पूरी तरह रिमूव हो गए हैं? शाओयान की नजर ट्री पर टिकी थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा एमरल्ड ग्रीन, पीसफुल और डिवाइन ऑरा दे रहा था। डार्क चिल पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ट्री की एक ब्रांच धीरे से बढ़कर शाओयान के सिर को छू गई, जैसे कोई एल्डर अफेक्शन से रब करता है। शाओयान ने क्लियरली उसकी जॉयस इमोशन फील की। इट इज गुड दैट नेगेटिव इमोशंस कंप्लीटली रिमूव हो गए। शाओयान हल्के से मुस्कुराया और ब्रांच को टैप किया, लेकिन तभी उसकी सोल से गहरी फटीग उठी। आंखें अपने आप बंद हो गई और उसका सिर झुक गया। डोची एग्जॉशन तो ट्री ने पूरा कर दिया था, मगर सोल की थकान रिकवर नहीं हो पाई थी। जैसे ही उसने खुद को रिलैक्स किया, सोल की फटीग ने उसे घेर लिया और वो गहरी नींद में चला गया। ट्री ने शाओयान को नींद में जाते देखा। तुरंत उसके बॉडी से एमरल्ड लाइट निकली। वो लाइट असंख्य हैंड्स में बदलकर शाओयान को धीरे धीरे अपनी बॉडी में खींचने लगी। रिपल्स उठे और शाओयान ट्री के सेंटर में मर्ज होकर स्टैचू जैसा बैठ गया। फिर ट्री ने ब्रांचेस स्वे करना शुरू किया। अनयूजुअल रिपल्स चारों तरफ फैले और स्पेशल होल्स फट गए। उनमें से
मिजरेबल फिगर्स बाहर निकले, वही लोग जो शाओयान के साथ ट्री में घुसे थे। शुनर और उसका ग्रुप भी वहीं आ गया। सभी के फेसेस शॉक और डर से भर गए। अब उन्हें समझ आया जो कुछ उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया था वो इल्यूजन था। शुनर और हन यू जैसे एक्सपर्ट्स भी काम नहीं रह पाए। उनके चेहरों पर कोल्ड स्वेट आ गया। अगर ये सडन चेंज नहीं होता तो शायद वो हमेशा के लिए इल्यूजन्स में फंसे रह जाते। धीरे धीरे सब संभले और अपनी नजरें ट्री पर डाल दी। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री। हर एक की आंखें उस जेड लाइक एंशिएंट ट्री पर टिक गई और फिर शुनर की नर ट्री के भीतर उस स्किनी फिगर पर पड़ी। उसका चेहरा ड्रास्टिकली बदल गया। बाकी सबने भी वो देख लिया और उनके एक्सप्रेशंस बदल गए। शुनर, रेकलेस मत बनो, ये शायद एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। गुचिंग यांग ने गहरी आवाज में उसे रोका। सुनेर को तभी याद आया बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के बारे में एंशिएंट बुक्स में क्या लिखा है। उसके 3 ट्रेजर्स हैं। पहला बोधिसत्व हार्ट, दूसरा बोधिसत्व सीड और तीसरा कॉम्प्रिहेंड द नेचर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द बोधिसत्व एंशिएंट ट्री। पहले 2 ट्रेजर्स टेंजिबल थे, ट्री के पास डायरेक्टली मौजूद, लेकिन तीसरा वेग और इमेजिनरी ट्रेजर था। इसीलिए इस ट्री को नॉलेज रीइंकार्नेशन ट्री कहा जाता था। कहा जाता है इसके जरिए कोई इंसान 100 रीइंकार्नेशंस एक्सपीरियंस कर सकता है और जो भी 100 रीइंकार्नेशंस कंप्लीट कर लेता है वो डोडी क्लास तक पहुंच सकता है। हालांकि ये बस एक रूमर था, लेकिन इस वेग लेजेंड के लिए काउंटलेस एक्सपर्ट्स पागल हो चुके थे, क्योंकि डोडी वो अल्टीमेट लेवल है जो अब तक सिर्फ लेजेंड्स में ही मौजूद है। इस जिंदगी से भरे स्पेस में मौजूद हर पेयर ऑफ आईज अब टिक गई थी शाओयान पर, जो अभी अभी बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की गोद में समाया हुआ था। उनकी निगाहें बेहद गर्म थी, क्योंकि जो भी लोग यहाँ तक पहुंचे थे उन्होंने 3 बोधिसत्व ट्रीज के बारे में नेचुरली सुना हुआ था। ये जो मेडिटेशन बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के नीचे हो रहा था बाहर से वेग और अनडिटेक्टेबल लग सकता था, लेकिन इसकी पोटेंशियल इतनी टेरिफाइंग है कि कोई भी इसे पाने के लिए लिटरली पागल हो जाए। ये फेलो सबसे पहले इतना बड़ा एडवांटेज कैसे ले गया? जुफेंग का चेहरा पूरी तरह ग्लूमी हो चुका था। उसका जेलस दिल अब स्टमक तक भर चुका था। वो चाहता था कि ये बेनिफिट्स किसी को भी मिले, लेकिन शाओयान को नहीं। उधर हन यू, जिसके फेस पर यूजुअली वार्म स्माइल टंगी रहती थी, अब वो भी फेड हो चुकी थी। उसकी उंगलियां बार बार आपस में रब हो रही थी। ये साफ था कि उसके दिल की इमोशंस भी काम नहीं थी। आखिर कौन काम रह सकता है जब सामने इतनी बड़ी पोटेंशियल रखी हो? हन यू मन ही मन रिग्रेट करने लगा। अगर मुझे पहले पता होता तो बाहर से क्लैन एक्सपर्ट्स को समन करने के लिए स्पेशल जेड टोकन पहले ही क्रश कर देता। असल में हन यू शाओयान को किल करना चाहता था, लेकिन क्योंकि शाओयान के साथ गू क्लैन भी था वो डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता था। हन यू जानता था कि गू क्लैन के पास भी स्पेशल जेड टोकन है। अगर बाहर दोनों क्लैन्स आपस में भिड़ जाते तो असली फायदा बाकी लोगों को मिल जाता, लेकिन अब रिग्रेट बेकार था, क्योंकि ये जगह एक क्रिएटेड रेल्म है। यहाँ कोई स्पेशल रिपल क्रिएट ही नहीं किया जा सकता। मतलब हन यू अपने क्लैन एक्सपर्ट्स को अब बुला ही नहीं सकता। हन यू की आंखें फ्लिकर हुई और उसने नजरें फेंग की तरफ डाली। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और एक डार्क चिल को महसूस किया। अननोटिसेबली दोनों के चिन्स हल्के से झुक गए। दोनों अचानक लाइटनिंग स्पीड से मूव हुए। ब्लैक लाइंस बनते हुए बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के नीचे पहुंचे, इतनी तेजी से कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाया। हन यू और जुफेंग ने तुरंत अपने डोची सर्कुलेट किए और शाओयान पर रथलेस हमला किया। उनका इरादा साफ था, शाओयान को फोर्सफुली उसके स्लंबर से जगाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुनेर और उसकी ग्रुप ने तुरंत समझ लिया कि उनका टारगेट शाओयान है। उनके एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली बदल गए। शुनेर ने गोल्डन फ्लेम से 2 हैंडप्रिंट्स बनाए और तुरंत हन यू और जुफेंग पर फेंक दिए, लेकिन दोनों ने शुनेर के अटैक को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उनके हाथों में फ्राइटनिंग डोची उमड़ रहा था और वो सीधे एंशिएंट ट्री पर स्लैम हो गए। उनकी फेरोशियस पाम विंड्स जैसे ही बोधिसत्व एंशिएंट ट्री से टकराई, दोनों के चेहरों पर एक पल को स्माइल आने ही वाली थी, लेकिन अगले ही सेकंड उनके बॉडीज में एक एक्सीडिंगली टेरिफाइंग फोर्स सर्ज कर गया। दोनों शॉक में रह गए। ये रिटेलिएशन फोर्स इतना जबरदस्त था कि वो डॉज भी नहीं कर पाए। उनके सारे डोची डिफेंसेस कोलैप्स हो गए और वो दोनों कट काइट की तरह हवा में उछलते हुए दूर जा गिरे। उनके मुंह से ब्लड की धार फूट पड़ी। सारी भीड़ स्टन रह गई। हन यू और जुफेंग सिर्फ एक ही पल में डिफीट हो गए थे। हर कोई अब शॉक के साथ बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को देखने लगा। ये चीज वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। शुनेर की प्रिटी आइसी कोल्ड आईज शाओयान पर टिकी हुई थी। जब उसने देखा कि शाओयान अभी भी नहीं जगा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसकी कोल्ड आइज घूमी न्यू और जुफेंग की तरफ और उसकी आंखों में गोल्डन फ्लेम जल उठा। हन क्लैन और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स हड़बड़ा गए। उन्होंने फौरन हन यू और जुफेंग को उठाया और पीछे खींच लिया। लग रहा था जैसे हालात जरा भी बिगड़े तो वहाँ एक ब्लड बैटल छिड़ जाएगा। गुचिंग यांग ने तुरंत शुनेर को रोक लिया। शुनेर, बेवकूफी मत करो। उसकी नजरें भी हन यू के ग्रुप पर अनफ्रेंडली हो गई। असल में हन क्लैन और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब क्लियरली कोऑपरेट कर रहे थे। अगर अब लड़ाई होती तो दोनों साइड्स बैडली नुकसान झेलते।
और सबसे खतरनाक बात ये थी, इतनी बड़ी कमोशन से शाओयान जाग सकता था। गु चिंगयांग की बात सुनकर शुनेर ने धीरे धीरे अपनी कोल्ड आइज वापस खींच ली। उसकी निगाहें फिर से शाओयान पर टिक गईं। हुन यू और जू फेंग ने अपने मुंह से निकला ब्लड। उनके फेसेस डार्क और सोलम थे। लगता है बोधिसत्व एंशिएंट ट्री उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये फेलो किस किस्मत से पैदा हुआ है। अब दोनों समझ चुके थे, रिटेलिएशन फोर्स शाओयान का नहीं, ट्री का था। और वो भी जानते थे कि चाहे सब मिलकर कोशिश कर ले, वो ट्री का एक पत्ता भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मतलब अब वो सिर्फ देख सकते थे। स्पेस की एटमॉस्फेयर अचानक हेवी हो गई। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। बाकी क्लैंस दूर खड़े थे और एस्केप का तरीका ढूंढ रहे थे। गु चिंगयांग ने धीरे से कहा, ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री शाओयान को गुड इंप्रेशन दे रहा है, वरना नॉर्मल स्थिति में वो भी इल्यूजन में फंस जाता। सुनर ने हल्की सी सिर हिलाई और बोले, हाँ, इस जगह से निकलना इम्पॉसिबल है। मैंने ट्राई किया था लेकिन स्मॉलेस्ट स्पेशल क्रैक भी नहीं बना सकी। अब हमें बस शाओयान के जागने का वेट करना होगा। गु चिंगयांग और चाइलिन ने भी एग्री किया। एनर्जी यहाँ बहुत डेंस है, लाइफ फोर्स से भरी हुई है। इसे अब्सॉर्ब करके ट्रेनिंग करने में हर किसी को फायदा ही है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सभी लोग ट्रेनिंग स्टेट में चले गए। हन यू और जू फेंग भी रिटेलिएशन फोर्स के बाद चुपचाप हो गए। एक महीना बीत गया और शाओयान अब भी एंशिएंट ट्री के अंदर जैसे एम्बर में जमे हुए मॉस्किटो की तरह बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। कभी कभी शुनर का दिल पैनिक से भर जाता, लेकिन उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए। लेकिन बाकी लोग धीरे धीरे रेस्टलेस होने लगे। कोई भी हमेशा के लिए यहाँ फंसना नहीं चाहता था। 7 दिन और बीते। इरिटेशन ने कुछ लोगों को पागल बना दिया। उनकी आंखें ब्लड रेड हो गई और वो एंशिएंट ट्री पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। तभी शाओयान का बॉडी हल्का सा शेक हुआ और पूरे 1 महीने बाद उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुल गई। शाओयान की आंखें आखिरकार खुल चुकी है। लेकिन इस जागरण के बाद इस एंशिएंट ट्री का असली रहस्य क्या खुलेगा, और जिनकी निगाहें जल रही हैं, क्या वो उसे रोक पाएंगे, या शाओयान अब उनसे कहीं ज्यादा अनटचेबल हो चुका है? जानेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।